हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा अगला चैप्टर विच इज़ लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ओके, सी मूवमेंट लिविंग बींग्स का सबसे सिग्निफिकेंट फीचर होता है। ठीक है ना। एनिमल और प्लांट ना अलग अलग तरीके के मूवमेंट दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल एमीबा में जो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म दिखता है विच इज़ अ वेरी सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट। ठीक है ना। वही हम देखते हैं कि मूवमेंट ऑफ सीलिया, फ्लैजेला, टेंटिकल्स, ये सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है ना। देखो, अगर मूवमेंट रिजल्ट करता है चेंज ऑफ प्लेस ऑफ पोजीशन, मूवमेंट की वजह से अगर पोजीशन का चेंज हो रहा होता है, प्लेस और लोकेशन में चेंज हो रहा होता है, उसको हम कहते हैं लोकोमोशन। और देखो, ये वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग, ये सब क्या होता है? लोकोमोशन से। अब ये मत सोचना कि मूवमेंट के लिए और लोकोमोशन के लिए हमें अलग अलग ऑर्गन्स चाहिए होते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। दोनों एक साथ जुड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें 3 एग्जांपल दिए हुए हैं जो आपको समझना है। फॉर एग्जांपल पैरामीशियम की बात करें, उसमें जो सिलिया होता है ना, वो फूड को साइटोफेरेंस के अंदर लाने में हेल्प करता है और खुद के लोकोमोशन में भी हेल्प करता है। वही हम हाइड्रा की बात करें, जो इसके अंदर टेंटिकल होता है ना, वो प्रे को कैप्चर करने के लिए भी हेल्प होता है और लोकोमोशन करवाने के लिए भी हेल्प करता है। वही हम ह्यूमन बींग्स की लिम्ब्स की बात करें, जैसे हाथ पैर की बात करेंगे, ऑफकोर्स इससे हम अपने बॉडी के पोस्चर्स को चेंज कर सकते हैं, कर पाते हैं, और लोकोमोशन में भी हेल्प करता है। एक बात को आप याद रखेंगे, बहुत बेसिक सी बात, हम जो बचपन के क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। सारे लोकोमोशन मूवमेंट हो सकते हैं लेकिन सारे मूवमेंट लोकोमोशन हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। नाउ टाइप्स ऑफ मूवमेंट की बात करें तो सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी 3 मेन टाइप्स ऑफ मूवमेंट शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एमीबॉइड, सिलियरी एंड मस्कुलर मूवमेंट। ठीक है ना। देखो, बॉडी में कुछ ऐसे स्पेशलाइज सेल्स होते हैं लाइक मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट। ठीक है ना। जो इन ब्लड जो एमीबॉइड मूवमेंट करते हैं। ठीक है ना। ठीक है ना। स्यूडोपोडिया फॉर्म करते हैं बाय स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन कैसे होता है? बाय स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ठीक है ना। साइटोस्केलेटल एलिमेंट होता है लाइक फिलामेंट जो इन्वॉल्व होते हैं इस एमीबॉइड मूवमेंट में। वही हम सिलेरी मूवमेंट की बात करें, लाइक इंटरट्यूबुलर ऑर्गन्स में होता है जिनमें सिलेटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल ट्रैकिया, जो हमारे ईयर पाइप होता है, उसमें सीलिया लगे होते हैं जिनका काम होता है डस्ट पार्टिकल्स को या जो फॉरेन पार्टिकल्स आ गया उसको ढकेल करके बाहर फेंकने की। वही हम फेलोपियन ट्यूब की बात करें तो उसमें सीलिया लगा होता है जो पैसेज ऑफ ओवा, ठीक है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से ओवा की पैसेज में हेल्प करता है। ठीक है ना। बात समझ में। अब हम मसल की बात करते हैं। सुनो, फ्लेजुलर मूवमेंट जो होता है ना, ये स्पर्मेटोजोआ उसकी स्विमिंग में हेल्प करता है। ठीक है ना। इवन हम स्पॉन्जेस में देखिए, स्पॉन्जेस में हमने ऑलरेडी देखा है कैनाल सिस्टम। ठीक है ना। इवन प्रोटोजोआ और यूग्लिना, प्रोटोजोआ जैसे यूग्लिना इसके लोकोमोशन में भी हेल्प करता है ना। मसल्स की बात करें, ये मेसोडर्मल इन ओरिजिन होता है। 40 to 50% ऑफ द बॉडी वेट क्या होता है? मसल होता है। ठीक है ना। और इसके अंदर कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसको आप कैसे याद रखोगे? CEEE। सी से आता है कंट्रैक्टिलिटी, ई से आता है एक्साइटेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। ठीक है ना। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन मसल्स को हम क्लासीफाई करते हैं स्केलेटल, विसरल एंड कार्डियक। स्केलेटल में बस आप इतना याद रखोगे कि इसमें स्ट्रिप्ड अपीयरेंस होता है, इसलिए हम इसको स्ट्रेटेड मसल्स कहते हैं, और ये वॉलंटरी मसल्स होते हैं। अब हम विसरल मसल्स की बात करें तो ये लोकेटेड होते हैं इनर वॉल्स ऑफ होलो विसरल ऑर्गन्स, इनर वॉल्स ऑफ होलो विसरल ऑर्गन्स। ठीक है ना। एंड ठीक है ना, एंड दे आर प्रेजेंट इन ऑर्गन्स लाइक एलिमेंट्री कैनल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एक्सेट्रा। और ये कोई भी स्ट्रेशन शो नहीं करते, एग्जिबिट नहीं करते, इसलिए स्मूथ इन अपीयरेंस होते हैं। इसलिए हम इसको स्मूथ मसल्स या नॉन स्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं, इनवॉल्यूंटरी मसल। अब आता है कार्डियक मसल। इसके नाम से हम जानते हैं कार्डियक मसल आर द मसल्स ऑफ हार्ट। ठीक है ना। एंड कार्डियक मसल सेल्स आर असेंबल इन अ ब्रांचिंग पैटर्न। ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब हम देखते हैं, इसके लिए इस चैप्टर में हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट की बात कर रहे हैं और ये वॉलंटरी होता है। तो वॉलंटरी के लिए कौन मसल रिस्पॉन्सिबल होता है? स्केलेटल मसल रिस्पॉन्सिबल होता है। इसको हम देखते हैं। स्केलेटल मसल जो होता है ये बना होता है नंबर ऑफ मसल बंडल को, जिसको हम फेसिकल भी बोलते हैं, और ये एक साथ जुड़े होते हैं बाई कोलाजिनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर, जिसको हम फैसिया भी बोलते हैं। और हर मसल बंडल कंटेन करता है लार्ज नंबर ऑफ मसल फाइबर, जिसको हम मसल सेल भी कहते हैं। देखो, अब मसल फाइबर की बात करें तो इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इसको हम सार्कोलीमा कहते हैं, और इसके अंदर जो इसका जो साइटोप्लाज्म होता है उसको हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं। और देखो, इसके सार्कोप्लाज्म के अंदर ना बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है ना। बेसिकली मसल फाइबर इज अ सिंसाइटियम। ठीक है ना।
इज अ सिनसाइटियम, ठीक है ना, बहुत सारे न्यूक्लियाई होता है, तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। कौन मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं? स्केलेटल मसल्स मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, यह चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और जो इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, और ये स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयंस होता है। दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मसल फाइबर, ठीक है ना। नाउ और इस मसल फाइबर में आप देखेंगे लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज फिलामेंट, जिसको हम मायोफिलामेंट या मायोफिब्रिल्स बोलते हैं। और मायोफिलामेंट या मायोफिब्रिल जो होता है ना, ये बना होता है अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड का, ठीक है ना। जो डार्क बैंड होता है उसको मैं मायोसिन बोलता है, या मायोसिन को मैं थिक फिलामेंट बोल सकता हूँ। और जो लाइट बैंड होता है ना, उसको मैं एक्टिन बोलता हूँ, या उसको मैं आई बैंड भी बोलता हूँ, ठीक है ना। ध्यान रखो, एक्टिन को थिन फिलामेंट से भी बोलेंगे, या इसको आई बैंड, तीन नाम है इसके, एक्टिन, थिन फिलामेंट और आई बैंड। आई बैंड मतलब आइसोटॉपिक बैंड। और मायोसिन को हम क्या से बुलाते हैं? थिक फिलामेंट और ए बैंड एनाइसोटॉपिक बैंड। आ रही बात समझ में? ठीक है, क्लियर है। नाउ देखो ना, एक्टिन फिलामेंट जो होता है ना, एक्टिन फिलामेंट इज हेल्ड एट द सेंटर, ठीक है ना, बाई इलास्टिक फाइबर, जिसको हम बोलते हैं जेड लाइन, जो उसको बाइसेक्ट करता है। और थिक फिलामेंट यानी मायोसिन को जो हेल्ड करता है, उसको पकड़ के जो रखता है, इन द मिडल से वो लाइन जो होता है ना, उसके मिडल से पास होती है, और वो थीन फाइब्रस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं एम लाइन। और एक्टिन और जो मायोसिन फिलामेंट होता है ना, एक दूसरे के ऊपर वो पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। और जो नॉन ओवरलैपिंग जोन होता है, जो उनके सेंटर में पाया जाता है, क्लोज टू द सेंट्रल पार्ट, उसको हम बोलते हैं एच जोन। क्या बोलते हैं? एच जोन। और जो ओवरलैपिंग जोन होता है ना, उसको हम बोलते हैं ओ जोन, ठीक है ना। और जब ये कंट्रैक्ट करता है, जब मसल कंट्रैक्ट करता है ना, तो याद करो SHI, SHI, एस का मतलब है सार्कोमियर। ये जो सार्कोमियर का मतलब होता है, ये जो यूनिट बना ना, फंक्शनल यूनिट जो बना है, ठीक है ना, दो जेड लाइन के बीच का जो पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ कंट्रैक्शन, इसको ही हम बोलते हैं सार्कोमियर। तो जब कंट्रैक्शन होता है, सार्कोमियर का लेंथ डिक्रीज होता है। एच जोन जो नॉन ओवरलैपिंग जोन है, उसका लेंथ कम होता है। आई बैंड, उसका लेंथ कम होता है। और ओ जोन का जो लेंथ होता है ना, वो बढ़ता है। बाकी साथ सब जो भी है ना, सब सेम रहता है, उसमें कोई भी चेंज हमें देखने के लिए नहीं मिलता। अब स्ट्रक्चर ऑफ कंट्रैक्टाइल प्रोटीन की बात करें, हम सबसे पहले एक्टिन फिलामेंट को देखेंगे, फिर मायोसिन को देखेंगे। एक्टिन फिलामेंट बना होता है टू फिलामेंटस एक्टिन, दो फिलामेंटस एक्टिन का बना होता है, जो हेलिकली वुंडेड होते हैं, ठीक है ना। और हर एक फिलामेंटस एक्टिन जो होता है ना, ये बना होता है मोनोमर्स ऑफ ग्लोबुलर एक्टिन का बना होता है, ठीक है ना। और टू फिलामेंट्स ऑफ अनदर प्रोटीन, ट्रोपोमाइसिन, रन क्लोज टू फिलामेंटस एक्टिन थ्रू आउट द लेंथ। और एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है, जिसको हम कहते हैं ट्रोपोनिन। ये कुछ रेगुलर इंटरवल ऑन द ट्रोपोमाइसिन पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इन द। और रेस्टिंग स्टेट में क्या होता है ना, ट्रोपोनिन जो होता है ना, एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन को क्या करता है, उसकी मास्किंग करके रखता है। इतनी चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। मायोसिन या थिक फिलामेंट की बात करें, ठीक है ना, इसमें क्या होता है, इसका जो मोनोमरिक प्रोटीन होता है, उसको हम बोलते हैं म्यूरोमाइसिन। म्यूरोमाइसिन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है उसका ग्लोबुलर हेड विद अ शॉर्ट आर्म एंड अ टेल। जो हेड विद अ शॉर्ट आर्म है ना, उसको हम बोलते हैं हैवी म्यूरोमाइसिन। और जो टेल है ना, उसको हम बोलते हैं लाइट म्यूरोमाइसिन, ठीक है ना। बात समझ में आ रही ना। नाउ अब आप देखेंगे, जब दो म्यूरोमाइसिन मिल जाते हैं, मिल करके वो क्या बनाते हैं, क्रॉस आर्म बनाते हैं, ठीक है ना। और जो ग्लोबुलर हेड होता है ना, उसमें तीन चीज़ होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, उसको याद रखना। एक्टिव ATPase होता है, ठीक है ना, बाइंडिंग साइट पर ATP होता है, और एक्टिव साइट पर एक्टिन होता है। मतलब एक्टिव ATPase होगा और बाइंडिंग साइट पर ATP होगा, और एक्टिव साइट पर एक्टिन होगा। और मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन की अगर बात करें, तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी इसको एक्सप्लेन करती है, और ये स्टेट करती है कि कंट्रैक्शन ऑफ अ मसल फाइबर टेक प्लेस बाय द स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट की स्लाइडिंग होती है ओवर द थिक फिलामेंट। आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि मोटर न्यूरॉन से मैसेज जा रहा होता है, सिग्नल जा रहा होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, ठीक है ना। देखो, जो मोटर न्यूरॉन होता है और मसल फाइबर, इन दोनों को हम साथ में कहते हैं मोटर यूनिट, ठीक है ना। और जो मोटर न्यूरॉन और जो सार्कोलेमा ऑफ मसल फाइबर होता है, उसके बीच का जो जंक्शन होता है ना, उसको हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेट, ठीक है ना। मोटर यूनिट और मोटर एंड प्लेट, इसको ध्यान से समझो कि ये क्या चीज़ है, ठीक है ना। मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर को हम कहते हैं मोटर यूनिट, ठीक है। और इनके बीच का जो जंक्शन होता है, उसको हम कहते हैं मोटर एंड प्लेट, ठीक है ना। अब देखो, न्यूरल सिग्नल जब आता है ना, तो
जंक्शन में क्या होता है ना, एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं एसिटाइलकोलिन। अब ये सार्कोलेमा में एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने की वजह से सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम आयन रिलीज हो जाता है, और कैल्शियम आयन के रिलीज होने की वजह से ट्रोपोनिन इसके साथ बाइंड कर जाते हैं। अब एक्टिन फिलामेंट के ऊपर जो मायोसिन का जो एक्टिव साइट था वो खुल जाता है। अब मायोसिन जो है एक्टिन के ऊपर क्या कर जाता है, बाइंड कर जाता है। अब नाउ इनका क्या हो जाता है, स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना, बाइंड कर जाता है। और बाइंड जब करता है ना, तो बाइंड करते वक्त एक एटीपी का हाइड्रोलिसिस हो जाता है। तो अब मायोसिन फिलामेंट बाइंड हो गया है, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो गया है। क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होने के बाद अब इसमें पुलिंग होता है, स्लाइडिंग होता है। तो एक्टिन फिलामेंट को पुल करके ये सेंटर ऑफ ए बैंड, ठीक है ना, एम लाइन के पास लेकर के आता है। और हमने ऑलरेडी देख लिया है, जब इसका कंट्रक्शन हो रहा होता है तो सार्कोमेर छोटा होता है, एच जोन छोटा हो रहा होता है, आई बैंड छोटा हो रहा होता है, ठीक है ना। ओ जोन जो होता है, ओवरलैपिंग जोन जो होता है वो बड़ा होता है, बाकी सब चीज़ क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है ना, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा होता। जब पूरा कंट्रक्शन हो गया, कंट्रक्शन होने के बाद एडीपी और पी फॉस्फेट आयन रिलीज हो जाते हैं और मिल करके एटीपी बन जाता है। एक एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है और क्रॉस ब्रिज ब्रेक हो जाता है। मतलब जब क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होता है एक एटीपी लगता है, और जब क्रॉस ब्रिज ब्रेक होता है तब एक एटीपी बन रहा होता है, तो एक एटीपी का गेन होता है। और ये कब तक चलता है, ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू होता है जब तक कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम या उसके सिस्टर्नी में जा करके पंप बैक ना हो जाए, ठीक है ना, तब तक ये चीज़ चल रहा होता है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे मसल में दो तरह के फाइबर प्रेजेंट होते हैं, रेड मसल फाइबर और वाइट मसल फाइबर। रेड मसल फाइबर की बात करें तो इसमें मायोग्लोबिन ज़्यादा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होता है, लेकिन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम होता है। वाइट मसल फाइबर की हम बात करें तो इसमें मायोग्लोबिन कम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया कम होता है, लेकिन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है ना, बिकॉज दे डिपेंड ऑन एनारोबिक प्रोसेस फॉर एनर्जी। अब हम देखते हैं स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल में हम देखेंगे स्केलेटल मसल कंसिस्ट होता है फ्रेमवर्क ऑफ बोन और फ्यू कार्टिलेजेस, ठीक है ना। टोटल जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है वो 206 बोन्स का बना होता है और फ्यू कार्टिलेजेस का। इसको हम दो डिविजन्स में क्लासीफाई करते हैं, एक्सियल स्केलेटन और एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन की हम बात करें ना, ये हमारा मेन एक्सिस ऑफ बॉडी, ठीक है ना, स्कल, वर्टेब्रल कॉलम, स्टर्नम, रिब्स, इसको हम कहते हैं एक्सियल। ये बॉडी का मिड लाइन में प्रेजेंट होने वाले पार्ट होते हैं। नाउ देखो, एक्सियल स्केलेटन में आप देखोगे सबसे पहले स्कल की बात करोगे तो इसमें आपको 3 देखने हैं। स्कल में टोटल आपके 23 बोन्स होते हैं। आप ऐसे ध्यान में रखो। सबसे पहले हेड पढ़ना है आपको, हेड, ठीक है ना, हेड पढ़ोगे। हेड में आपके पास क्या होता है, स्कल होता है। स्कल में 23 बोन्स होते हैं टोटल। इसमें क्रेनियल कितने होते हैं, 8 होते हैं। फेशियल कितने होते हैं, 14 होते हैं। और उसके बाद एक हायर्ड यू शेप का बोन होता है, ठीक है ना। आई बात समझ में ना। अब हम ईयर ऑसिकल्स की बात करें तो 3 ईयर ऑसिकल्स होते हैं, मेलियस, इनकस और स्टेपिस, ठीक है ना, और दोनों ईयर्स में होते हैं। सो 3 2 6, सो टोटल ये 6 हो गए। अब वर्टेबल कॉलम की बात करें ना, आप इसको कैसे याद करोगे, CTLSC। सी से आपके पास आता है सर्वाइकल, टी से आता है थोरासिस, एल से आता है लंबर, और एस से आपके पास आता है सैक्रल, और सी से आता है आपके पास कोकाइजियल, ठीक है ना। सी के पास होता है 7, टी के पास होता है 12, 5, और एल के पास होता है 5, सैक्रल के पास होता है 1, कोकाइजियल के पास होता है 1। तो 7 12 5 1 1, ऐसे आप ध्यान में रखोगे। नाउ अब हम बात करते हैं रिब्स की। रिब्स और स्टर्नम की बात करें तो देखो, तो वर्टिबल कॉलम में टोटल कितना हो गया, 26 आपके पास बोन्स हो गए। और रिब्स और स्टर्नम की अगर मैं बात करूँ तो रिब्स में टोटल 12 पेयर्स होते हैं, और स्टर्नम तो एक ही होता है जो वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट हो रहा होता है ना। रिब्स की अगर मैं बात करूँ तो जो ट्रू रिब्स होते हैं ना वो 1 to 7 होते हैं, और जो फॉल्स रिब्स होता है ना वो 8 9 और 10th पेयर जो होते हैं ना उसको हम कहते हैं फॉल्स रिब। इसलिए इसको हम फॉल्स रिब्स बोलते हैं बिकॉज दे डू नॉट आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद द स्टर्नम बट जॉइंस द 7th रिब। ये स्टर्नम के साथ आर्टिकुलेट नहीं करता बल्कि 7th रिब जो होता है ना उसके साथ ये जा करके जुड़ जाता है विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। इसलिए इसको हम बोलते हैं वर्टेब्रो कॉन्ड्रल फॉल्स रिब। और बाकी जो 2 पेयर्स होते हैं ना 11 एंड 12, ये वेंट्रल साइड पे किसी के साथ तो कनेक्ट ही नहीं होते, इसलिए इसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। और आपको ध्यान में रखना है जो फर्स्ट वर्टेब्रा होता है ना वो एटलस होता है, और ये आर्टिकुलेट कर रहा होता है ऑसिपिटल कॉन्डाइलिस,
ठीक है ना। और हमारी जो रिब्स होती है ना ये बाइसेफालिक होती है एज इट हैज़ टू आर्टिकुलेटिंग साइड्स, ठीक है। नाउ अब हम एपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करें, द बोन्स ऑफ द लिम्स का जो बोन्स होता है, ठीक है ना, हाथ और पैरों के जो जो बोन्स होते हैं उसको हम कहते हैं एपेंडिकुलर। और इसके साथ साथ जो गर्डल्स वाले बोन्स होते हैं उसको हम कहते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन। हर लिम्ब के पास क्या होते हैं 30 टोटल बोन्स हो रहे होते हैं। 4 लिम्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें होता है 4 लिम्स में 30 बोन्स, हिल लिम्स में हमारे पास 30 बोन्स, ठीक है ना। सो टोटल हमारे पास हो जाता है 120 बोन्स, ठीक है ना। दो हाथ पे, 2 हाथ और 2 पैर, 30-30 60 और 30-30 60, 60-60 120। देखो ह्यूमरस एक, उसके बाद आता है रेडियस एक, अल्ना एक, कार्पल्स कितने होते हैं 8 होते हैं, और मेटाकार्पल्स कितने होते हैं 5 होते हैं, फैलेंजेस कितने होते हैं 14 होते हैं। हिलिम्स की बात करो तो इसमें आता है फीमर, फिर आता है इसमें टीबिया और फिब्यूला, ये एक 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 होता है। अब देखो ठीक है ना, टार्सल जो होते हैं ना, आपने देखा 4 लिम्स में कार्पल्स वो 8 थे, लेकिन यहाँ पे टार्सल 7 होंगे, ठीक है ना। तो एक बोन कहाँ गया एक्स्ट्रा, वो पटेला में होगा, ठीक है ना। तो हमारा जो हिंड लिम होता है ना उसमें एक कप शेप का बोन होता है जिसको हम पटेला बोलते हैं, जो नी केप का काम करता है, जो वेंट्रली नी केप का काम करता है। टार्सल्स हमारे पास 7 हो गए, मेटा टार्सल्स हमारे पास 5 हो गए, और फैलेंजेस कितने हो गए 14 हो गए। पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल्स की बात करें, ये वो बोन्स होते हैं जो आर्टिकुलेशन ऑफ अपर एंड लोअर लिम्स में हेल्प करते हैं। ईच गर्डल जो होता है ना 2 हाफ्स का बना होता है। पेक्टोरल गर्डल की बात करें तो इसमें क्लेविकल और स्केपुला प्रेजेंट होता है। स्केपुला एक लास्ट ट्रायंगुलर फ्लेट बोन होता है जो डोर्सल पार्ट ऑफ थॉरिक्स बिटवीन द सेकंड एंड द 7 रिब्स पर प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। और इस स्केपुला के पास एक स्लाइटली एलिवेटेड रिज कॉल्ड स्पाइन प्रेजेंट होता है जो प्रोजेक्ट करता है एज अ फ्लैट एक्सपांडेड प्रोसेस, जिसको हम एक्रोमियन प्रोसेस कहते हैं। और जो क्लेविकल होता है ना ये इसके साथ आर्टिकुलेट कर रहा होता है। एक्रोमियम के नीचे हम देखेंगे तो एक डिप्रेशन होता है जिसको हम ग्लेनोइड कैविटी बोलते हैं, जिससे हेड ऑफ ह्यूमरस आर्टिकुलेट कर रहा होता है और शोल्डर जॉइंट फॉर्म कर रहा होता है, ठीक है ना। और क्लेविकल जो होता है ना एक लॉन्ग स्लेंडर बोन होता है जिसके पास 2 कर्वेचर्स होते हैं, इसको हम कॉलर बोन भी कहते हैं। अब हम पेल्विक गर्डर की बात करें तो इसमें 2 कॉक्सल बोन्स होते हैं, और इस कॉक्सल बोन जो होता है ना वो 3 बोन्स के फ्यूजन से बनता है, इलियम, स्कियम और प्यूबिस के, ठीक है ना। और एट द पॉइंट ऑफ फ्यूजन में कैविटी फॉर्म होता है जिसको हम एसिटाब्यूलम बोलते हैं। और यही उस कैविटी है जिससे थाई का बोन जो होता है ना वो आर्टिकुलेट कर रहा होता है। और द 2 हाफ्स ऑफ द पेल्विक गर्डल मीट करता है टू फॉर्म द प्यूबिक सिम्फाइसिस कंटेनिंग फाइब्रस कार्टिलेज। अब जॉइंट्स हम देख रहे होते हैं, जॉइंट्स जो होते हैं ना वो पॉइंट होते हैं, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज। और ये जॉइंट जो होते हैं ना फल्क्रम की तरह काम कर रहे होते हैं। देखो 3 तरह के जॉइंट्स हमें यहाँ पे पढ़ने हैं, फाइब्रस जॉइंट्स, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स और साइनोवियल जॉइंट्स। फाइब्रस जॉइंट्स की अगर बात करोगे ना, ये कोई मूवमेंट शो नहीं करते, ये प्रेजेंट होते हैं हमारे फ्लैट स्कल बोन्स में, ठीक है ना। अगर ये मूवमेंट शो करते हैं तो हमारे स्कल का बोन ऐसे वैसे घूम रहे होते हैं, ये डांस कर रहे होते हैं, तो ये कोई मूवमेंट शो नहीं करता, ठीक है ना। एंड ऑल्सो and also it is present in the form of sutures to form the cranium। और कार्टिलेजिनस जॉइंट की बात करें ना तो ये जॉइंट होते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेजेस, ठीक है ना। एंड इट इज़ द जॉइंट विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टेब्रा एंड द वर्टेब्रल कॉलम, और लिमिटेड मूवमेंट को ये परमिट करते हैं। अब हम देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट की बात करें तो दिस इज कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ द फ्लूइड फील्ड साइनोवियल कैविटी, ठीक है ना, जिसमें साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो अच्छा खासा मूवमेंट अलाउ करता है। देखो इसमें हम देखेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ऑफकोर्स जो हमारा शोल्डर और हिप का जो जॉइंट होता है उसको हम कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, उसमें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आता है। हिंज जॉइंट की बात करें तो नी जॉइंट एंड एल्बो जॉइंट, पाइप। अब देखो अब आ गया 3 जॉइंट, ठीक है ना, उसको आपको कैसे याद रखना है, PGS से आपको याद रखना है। P से पाइवट जॉइंट, G से ग्लाइडिंग जॉइंट और S से सैडल जॉइंट। पाइवट जॉइंट में क्या आता है, एटलास एंड एक्सिस आता है। ग्लाइडिंग जॉइंट में क्या आता है, बिटवीन कार्पल्स। और सैडल जॉइंट कहाँ पे होता है, कार्पल्स और मेटाकार्पल्स ऑफ थंब। इतना आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। नाउ डिसऑर्डर्स की अगर हम बात करें मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम की, माइस्थीनिया ग्रेविस ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को ही अफेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से बहुत थकान, वीकेनिंग और इवन स्केलेटल मसल्स की पैरालिसिस भी हो सकती है। किसमें, माइस्थीनिया ग्रेविस जो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को अफेक्ट करता है। अब हम मस्कुलर डायस्ट्रोफी की देखिए तो इसमें क्या होता है, स्केलेटल मसल का प्रोग्रेसिव डीजेनरेशन हो रहा होता है, ठीक है ना, जो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। अब हम टेटानी की बात करें तो इसमें रैपिड स्पेजम होता है, वाइल्ड कंट्रिक्शन होता है मसल्स में, ठीक है ना, ड्यू टू लो कैल्शियम। कभी आपने देखा आप रात को सोए हुए हैं एकदम पैरों में बहुत हाई क्रैम्स आने लग रहा है, ठीक है ना,
तो ये वैसा ही है कुछ, ठीक है ना। आर्थराइसिस की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स हो रहा होता है। ऑस्टियोपोरोसिस की अगर हम बात करें तो ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, जिसमें क्या होता है, बोन डेंसिटी या जो बोन का मास होता है ना वो डिक्रीज होने लगता है, ठीक है ना। और इससे कि जो फ्रैक्चर के चांसेस होते हैं ना वो इंक्रीज होने लगते हैं। और डिक्रीज लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजन, ये कॉमन कॉज होता है। गाउट की बात करें, गाउटी का आर्थराइसिस की अगर हम बात करें ना तो इसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट होता है ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल। सो दैट वाज दिस देयर इन दिस चैप्टर। पढ़ते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं अगले चैप्टर।